हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें कौन सी टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करनी है। अप टू साइंस एंड टेक तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से होगी। तो इसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आपको अब लास्ट में बतानी है कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पे मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी यहाँ पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पे सेंटर है जो कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को सेटअप कर सकते हैं और वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कोई एक पर्सन जो है इंडिया में इलीगल तरीके से रह रहा है या नहीं, या फिर यहाँ पे इंडिया में जो है वो यहाँ पे फॉरेनर है या नहीं, ये यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा। तो सिर्फ सेंटर डिसाइड कर सकता है। सेकंड है कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट फॉरेनर्स ऑर्डर 2019 है, यहाँ पे इंडिविजुअल को भी एम्पावर किया गया है कि वो ट्रिब्यूनल्स जा सकते हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो यहाँ पे फॉरेनर्स है कि नहीं है। तो आप लोग को पता है कि जो एनआरसी हुई थी आसाम में, उसी के बाद यहाँ पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स की बात की जा रही है। तो इसके बारे में आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान रखोगे कि ये टॉपिक कहाँ से निकल कर आया है, तो ये टॉपिक निकल के आया है असम के एनआरसी से। तो असम के एनआरसी में आप लोगों को ये पता है कि 19 लाख लोग जो है वो बाहर रह गए थे जब वहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकल कर आया था कि कौन वहाँ के ओरिजिनल सिटीजन्स है कि नहीं है आसाम के। तो वहाँ पे आपका जो है आसाम के स्टेट गवर्नमेंट में आपका जो है स्पेसिफिकली वहाँ पे बनाया गया था फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि सिर्फ स्टेट यहाँ पे आपका सेटअप कर सकती है, तो ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई और करेक्ट स्टेटमेंट हमारी सेकंड है। तो सेकंड यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन बी हो गई। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो यहाँ पे उनके द्वारा अमेंड किया गया। पहले हमारे यहाँ की कानून थी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में कि वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को सेटअप कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में रह रहे तो वो लीगल तरीके से रह रहे या इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और साथ ही इंडिविजुअल भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स में अप्रोच कर सकते हैं और वो इस चीज़ का डिसाइड कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे आपको बतानी है कि मेडिसिन साइंस फ्रंटियर MSF ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट है कि एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है कि NGOs की एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे काम करते हैं। थर्ड है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गन है जो कि यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस जो भी यहाँ पे नेशनल आपका अफ्रीकन नेशन में दिया जाता है उससे रिलेटेड काम किया जाता है। या फिर एवोल्यूशन है कोई भी बॉर्डर एंट्री स्क्रीनिंग का, जिसमें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को देखा जाता है इंडिया ह्यूमंस में। तो आपको बताने की यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो यहाँ पे अगर मेडिसिन सैंड फ्रंटियर्स की बात करें तो ये रिलेटेड है आपकी ऑप्शन ए, इट मीन्स कि इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट यहाँ पे मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इट मीन्स कि ये मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं या फिर किसी एपिडेमिक के कारण अफेक्ट हुए हैं, डिजास्टर हो गई, कोई भी तरीके का महामारी हो गई, उस तरीके से अगर लोग यहाँ पे अफेक्ट होते हैं तो उनको यहाँ पे मेडिकल सहायता दिया जाता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे आपके बात किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़। तो करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ ओनली यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ है जो कि डेडिकेटेड है, जिसमें कि रिफ्यूजीज़ का हेल्प किया जाता है, वो भी एक स्पेसिफिक रीजन और कॉन्फ्लिक्ट से। सेकंड है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंड किया जाता है ऑलमोस्ट जो इंटायरली यहाँ पे सारे मेंबर हैं उनके वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से। थर्ड है कि इंडिया की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, वो भी पास्ट 3 ईयर्स से। तो आपको बतानी है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है। सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आप लोग देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास 3 ईयर्स से यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड में आइए, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि बिल्कुल सही है। फंड जो किया जाता है ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर के स्टेट के द्वारा ही किया जाता है, और वो भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसको करना है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है वो नहीं कर सकते। और ये आपका सही में सिर्फ ओनली यूनाइटेड नेशन डेडिकेटेड है जो कि रिफ्यूजी पे काम करती है, रिफ्यूजी को हेल्प करती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। इंडिया जो है वो इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है 2019 में $5 मिलियन USD, वो भी यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीन रिफ्यूजी एजेंसी में। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आपका सपोर्ट किया जाता है यहाँ पे कौन कौन किस किस चीज़ के लिए, तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ और सोशल सर्विस के लिए। साथ ही यहाँ पे ये बात है कि इंडिया जो है अपने एनुअल फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया है, यानी कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के द्वारा बढ़ाया गया है। वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहले 2016 में $1.25 मिलियन
था और यहाँ पे 2018 में $5 मिलियन हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। मेनली आप लोग देखते हो कि इसको बनाया गया था 1948 में, जो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट थी उसी के बाद इसको बनाया गया था। और इसमें जितने भी आप लोग देखते हो कि पैलेस्टीन वाले रीजन में बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो उसमें जितने भी रिफ्यूजीज़ वगैरह है उनको हेल्प किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि कौन कौन सी यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट है कि अम्ब्रेला मूवमेंट। तो अम्ब्रेला मूवमेंट ये किस चीज़ से रिलेटेड है? एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि यहाँ पे हांगकांग डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। सेकेंड है कि ये येलो वेस्ट मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है? ये आपका प्रोटेस्ट मूवमेंट है जो कि इकोनॉमिक जस्टिस के लिए है, जो कि चाइना में स्टार्ट हुआ था। थर्ड है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, ये आपका ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट है जो कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के एक्शंस के लिए यहाँ पे लाया गया था। तो आपको करेक्ट बताना है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अम्ब्रेला मूवमेंट। ये आप सुने भी हो, जो क्योंकि अभी हांगकांग का जो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ था उसी में ये अम्ब्रेला मूवमेंट था। येलो वेस्ट मूवमेंट भी आप लोग सुने होंगे, ये फ्रांस में चल रहा था, ये आपका चाइना में नहीं है। तो सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो सेकंड हटा दीजिए। थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ये जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट है ये भी आपका ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट है जो कि क्लाइमेट एक्शंस को यहाँ पे टैकल करने के लिए लाया गया था। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गई। ये जो अम्ब्रेला मूवमेंट है इसकी स्टार्टिंग आपको 2014 में ही देखने को मिलेगा। येलो वेस्ट मूवमेंट जो है ये येलो जैकेट पहन के एक मूवमेंट निकाला गया था, वो भी फ्रांस में, किस लिए? तो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। ओके, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO की रिप्लेस कैंपेन है, ये भी हम लोग जो है विजन आइज की मंथली मैगजीन में डिस्कस किए थे। सो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए, अगर आप लोग को रिप्लेस की फुल फॉर्म पता होगा ना तो आप लोग तुरंत यहाँ पे आंसर दे दोगे, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पे बताना है। सबसे पहला है कि सारे पेट्रोल और डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहाँ पे रिप्लेस करना है 2030 तक। सेकंड है यहाँ पे कि रिप्लेस करनी है सारी कूलिंग सिस्टम को जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में है, और यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। थर्ड है कि प्रोटीन रिच फूड यहाँ पे प्रोवाइड करना है बच्चों को, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। फोर्थ है कि एलिमिनेट करनी है जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड है, इसको हम लोग को ग्लोबल फूड सप्लाई से हम लोग को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो आपको बताना है कि कौन सी आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये है डी, यहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड पे आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा सरकार यहाँ पे काम कर रही है, एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे आपका लाया गया है WHO के द्वारा जो है यहाँ पर रिप्लेस लाया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ E2020 इनिशिएटिव, ये PT 365 में भी हम लोग देखे थे, करेक्ट बताना है। E2020 जो है एक इनिशिएटिव है जो कि WHO के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे कंट्रीज़ जो कि WHO के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी 2016 में, और उस कंट्रीज़ में ये पोटेंशियल है कि मलेरिया फ्री कर सके, वो भी 2020 तक। सेकंड है कि जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी है मलेरिया 2060-2030 तक, तो यहाँ पे क्या है कि कॉज यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होना चाहिए मलेरिया का, वो भी एटलीस्ट 10 कंट्रीज़ में, वो भी 2030 तक। तो आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट सी है। ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि E2020 इनिशिएटिव किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, तो WHO के द्वारा, और किस डिजीज़ के लिए किया जा रहा है, तो ये मलेरिया के लिए किया जा रहा है। टारगेट कब तक है? 2020 तक है। 4 कंट्रीज है एशिया से, जैसे चाइना, ईरान, मलेशिया और तिमोर लिस्टेड हैं, और 1 फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका है, एल सल्वाडोर, जो कि रिपोर्ट किया गया है कि इसमें कोई भी यहाँ के कोई भी केसेस देखने को नहीं मिला है 2018 में, अगर WHO के अकॉर्डिंग देखें। साथ ही कुछ कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ बॉडीज़ E2020 इनिशिएटिव की पार्ट है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये 21 कंट्रीज़ में अभी काम कर रहा है। यहाँ पे देख लो कि मलेरिया फ्री वर्ल्ड बनाना है, इसलिए इस तरीके का इनिशिएटिव लाया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 7, यहाँ पे है SDDS, इट मीन्स की स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। SDDS की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक की स्टैंडर्ड है जो कि मेंबर्स कंट्री को गाइड किया जा रहा है, वो भी डिसमिनेशन, कोई भी नेशनल स्टैटिस्टिक को पब्लिक तक कैसे पहुँचाना है। सेकंड है कि अगर हम लोग एनुअल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट देखें स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड फॉर 2018 की, तो इंडिया यहाँ पे टॉप पोजीशन है, वो भी एशियन कंट्रीज़ में, और जितने भी मल्टीपल रिक्वायरमेंट है जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है SDDS में, उसके द्वारा इसको यहाँ पे आपका कंप्लाई भी किया गया इंडिया के द्वारा। तो आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गई। आइए देख लेते हैं डिटेल में। ये सबसे पहली जो है वर्ल्ड बैंक की नहीं है, ये IMF की है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो SDDS है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैंडर्ड है जो कि मेंबर कंट्रीज़ को गाइड करती है, वो भी नेशनल स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे डिसमिनेट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। और यहाँ पे आप लोग देखो कि कंट्रीज़ जो कि सब्सक्राइब की है इसमें उनको अलाउ किया जाता है कि वो गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, वो भी 4 एरिया में, कवरेज, periodicity, टाइमलाइंस ऑफ डेटा, और यहाँ पे पब्लिक एक्सेस टू डोज डेटा, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा क्वालिटी। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है।
तो ये जो आपका स्टैंडर्ड है ये किस लिए है यहाँ पे, क्योंकि डेटा को यहाँ पे प्रोवाइड करने के स्टैंडर्ड डेटा होना चाहिए, तो डेटा को एक्सेस करने के लिए इस तरीके का जो है आपका एक यहाँ पे रखा गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रिलेटेड है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट है। यहाँ पे IPSF के बारे में बताया जा रहा है कि IPCC का यहाँ पे पार्ट है जो कि सपोर्ट करती है ग्लोबल ट्रांजिशंस लो कार्बन के लिए, मोर रिसोर्स एफिशिएंट के लिए और सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए। सेकंड कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो आपका इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा, डिसमिनेट किया जाएगा, जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे प्रमोट कर सके, वो भी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल फाइनेंस में। इंडिया इस प्लेटफॉर्म का मेंबर है। आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो चलिए बताइए। सबसे पहला तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन सी है। ओके, पहले पता होना चाहिए कि IPCC का पार्ट नहीं है, ये यूरोपियन कमीशंस की ऑन गोइंग यहाँ पे वर्क है, जो कि ग्लोबल ट्रांजिशंस को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है कि यहाँ पे जो हमारे कार्बन इमिशन है उसको कम किया जाए, रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, एक सस्टेनेबल इकॉनमी होना चाहिए। लेकिन IPSF का यहाँ पे स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अल्टीमेट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्राइवेट की जो कैपिटल है उसको मोबिलाइज करना है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट को एक स्वच्छ और साफ बना सके, साथ ही सस्टेनेबल बना सके। इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को पूरी तरीके से हम ही लोग कंज्यूम करके ना चले जाए, ऐसा हम लोग को इस्तेमाल करना है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में भी जनरेशन को भी इस तरीके की रिसोर्सेज अवेलेबल हो। साथ ही यहाँ पे आप लोग पर्पस भी पढ़ सकते हो, पर्पस क्या है, जो मेंबर है उनके बारे में भी देख सकते हो। इंडिया इसके मेंबर है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आर्टिकल बोल रही क्वेश्चन है, टॉपिक है ये, नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन है, यानी कि गलत कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट कि यहाँ पे रेफर किया गया है कि एक प्लेज है, पॉलिसी है जो कि न्यूक्लियर पावर के द्वारा है कि वो लोग कोई भी कंट्री जो है ना न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं करेंगे वॉरफेयर के लिए, जब तक यहाँ पे दूसरे एडवाइजरी जो है उनके द्वारा अटैक ना किया जाए, वो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके। सेकेंड है कि ये जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है केमिकल और बायोलॉजिकल वारफेयर, मतलब कि अब ये कंसेप्ट आपका अप्लाई होता है। थर्ड है कि इंडिया जो है वो फर्स्ट नेशन है जो कि प्रपोज किया गया है इनके द्वारा, कि प्लेज भी किया गया है इंडिया के द्वारा कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी न्यूक्लियर पॉलिसी है। जब ये कंडक्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट हमारा कब, 1998 में, पोखरान सेकेंड। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। तो नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब ही था कि पहले जो है कोई भी कंट्री अपने यहाँ जो न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर वेपन है उसको पहले इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में देखिए, अब कहा जाता है कि इसको जो है इस कंसेप्ट को केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारी डी ऑप्शन भी गई। थर्ड आप लोग देख सकते हो कि पहली बार जो यहाँ पे इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि एक तो पहली कंट्री है, दूसरी है कि पहली बार हम लोग कब इसको यूज़ किए थे, तो वो भी पोखरान सेकेंड में। बिल्कुल गलत, तो यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन सी हो गई। ठीक है, दो स्टेटमेंट को यहाँ पे गलत फाइंड आउट करना था। नो फर्स्ट यूज़ जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, यहाँ पे एक प्लेस है जो कि कोई भी कंट्री अगर कोई भी कंट्री जो लेती है ना, मीन्स ये प्लेज लेती है, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि वो पहले जो है अपनी तरफ से वो इस न्यूक्लियर वॉरफेयर में मीन्स न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करेगी। चाइना यहाँ पे पहले नेशन थे जो कि इस तरीके का उनके द्वारा ये प्लेज लिया गया था, उसके बाद इंडिया है, और इंडिया जो फर्स्ट अडॉप्ट किया गया था इंडिया के द्वारा वो यहाँ पे पोखरान सेकेंड में ही किया गया था, जो कि 1998 में। ओके, ये सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट थी। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं, जो कि है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि हर साल होता है, और यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में उसको इनकरेज करने के लिए किया जाता है। रिसेंटली 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम सबमिट हुआ था, वो भी व्लादिवोस्तोक रशिया में। थर्ड है कि इंगेज करना है क्लोजली विथ यहाँ पे आपका ईस्ट एशिया का, वो भी यहाँ पे जो इंडिया की एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है उसी के साथ इसको भी यहाँ पे इंगेज किया जाता है। करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये आपका एक इंटरनेशनल फोरम है, नहीं। और यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात करूँ तो ये आपका एक प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन जो कि व्लादिमीर पुतिन है उनके द्वारा यहाँ पे 2015 में बनाया गया था। बस यही था कि जो रशिया की फार ईस्ट है जो कि व्लादिवोस्तोक वाला सिटी है उसको यहाँ पे डेवलप करना है और ज़्यादा एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना बात किया जाता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो व्लादिवोस्तोक में इस बार हुआ था और इसी पर ज़्यादा फोकस किया गया था। इंडिया भी इसकी मेंबर है, और इंडिया मेंबर क्या मतलब कि इंडिया का यही है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे ईस्ट एशिया पॉलिसी में भी वो यहाँ पे साथ देते हैं। ठीक है,
तो गाइस हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई है। आपको यहाँ पे कितना मार्क्स आया है? आई होप कि आप लोगों को अच्छा ही मार्क्स आया होगा, क्योंकि आप लोग अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे मेनली आप लोगों को क्वेश्चंस यही देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग करंट अफेयर्स में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पे 90 to 95% क्वेश्चंस वही होते हैं। एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अलग देखने को मिलेंगे, तो बेटर है कि आप लोगों को अलग भी मिलते हैं। कोई टॉपिक आपका स्किप नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आपका जो है छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, उसको कवर नहीं किया गया है विजनाइज में, तो वो यहाँ पे आपका क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे आपको सॉल्व हो जाता है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।